हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और बच्चों इसी 7th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका बेसिकली हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर आपका जो है इसमें 5 नंबर आपका लेसन है, जल को हम लोग आपका देख रहे हैं। तो हमने जल को समझा और जल का एक बेसिकली जो जल चक्र है को समझने का प्रयास किया था। ये हमने कल इसको हम अच्छे से कर चुके थे। फिर हमने कुछ आपके महासागर सागर द्वीपों के विषय में जो अंदर नदियां हैं उनको देखा। जल के वितरण को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताया कि सबसे ज्यादा जल आपके महासागरों में, उसके बाद आइस केप में, फिर उसके बाद लैंड मतलब भूमि के अंदर है, फिर झील में, और समुद्रों में और झीलों में कितना जल है, नदियों में कितना कम है और एटमॉस्फेयर में कितना है। इन सभी को हम लोग देख लिए थे। फिर हमारे लिए जीवन क्या उपयोगी है, कैसे खबर है, महासागरीय संचरण को पढ़ा था और महासागरीय तरंगे क्या होती हैं, कैसे उठती हैं। और कल हम लोग पढ़ रहे थे 2004 की सुनामी के विषय में कि कैसे आपके 2004 की सुनामी आपका बेसिकली सुमात्रा में आई थी, भूकंप हुआ था और भूकंप की वजह से कैसे अंडमान निकोबार आपका द्वीप समूह में आपका वेस्टर्न पॉइंट है हमारा, जिसको हम बोलते हैं आपका इंदिरा पॉइंट, वो भी आपका डूब गया था। उसके पीछे की थ्योरी को हमने पढ़ा, जानने का प्रयास किया था। क्लियर है? तो पहले यहां तक पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर उसको आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए पहले एक बच्चा खड़ा हो जाए और आप पढ़ना शुरू करें। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं, एक बार रिविजन हो जाएगा। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, जैसी क्या, शाबाश, बहुत अच्छे। माइक ले बेटा, ऑन करें आप। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या बेटा, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करो। जब सुमात्रा में भूकंप के जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र में तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 900 किलोमीटर घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र 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 तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। पश्चात प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी-कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों को जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई।
ठीक है, आप बैठ जाओ, दोबारा मौका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जेआईसी। जेआईसी क्या, धन्यवाद आपका बेटा। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो कल हमने देखा कि कहाँ पर आई थी, कैसे कंडीशन थी, क्यों हुई, इंदिरा पॉइंट डूब गया था, ये हम थ्योरी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बच्चे ने पढ़ा। कह रहा है सुमात्रा में भूकंप का अधिकेंद्र। अधिकेंद्र का मतलब है कि जहां पर ये बेसिकली, जहां से ये सुनामी उत्पन्न हुई थी, वो जगह आपका भूकंप की कहाँ थी, सुमात्रा में थी। और कल हमने सुमात्रा द्वीप को भी यहाँ पर पढ़ा। तो सुमात्रा को अगर आप देखोगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में ही है, साउथ वेस्ट एशिया का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए, सुमात्रा की तरफ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी। अगर आप भारत के मैप को देखोगे, थोड़ा सा गौर करोगे, तो ये हो गया श्रीलंका और ये हो गए आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और ये है आपका इंदिरा पॉइंट। ऐसे करके आप समझ मैप में और अच्छे से आप इनको समझेंगे। अगर आप मानचित्र देखेंगे प्रॉपर, तो चीजें और अच्छी आपको अच्छे से समझ आए। अब कह रहे हैं कि तरंगों की लंबाई कम हो गई। अब देखिए, जितना जहां पर मान लीजिए मेन सेंटर आपका ये था, अब जितनी दूर जाएंगे कुछ समय के बाद जो आपकी तरंग की लंबाई है वो आपकी कम होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो जहां पर आपका भूकंप केंद्र होगा, वहां पर भूकंप का हमको विनाशकारी चीजें ज्यादा दिखाई देंगी। उसके क्षेत्रों में उसकी तुलना में कम क्या होता है, उसका प्रभाव हमको देखने के लिए ज्यादा कहाँ होगा, जहां पर भूकंप का मूल सेंटर है। मूल का मतलब जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, बाहर पृथ्वी पर या लैंड पर आ रहा है या फिर आपका समुद्र में आ रहा है, तो वहां पर कैसा होगा, ज्यादा विनाश होगा, वहां ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। देखिए, तीन प्रकार की वेव्स होती हैं, पीएसएल। एल वाली जो होती है वो आपका लैटिट्यूडनल होती है, वो आपका लैंड पर चलती हैं, तो उनसे क्या होता है, ज्यादा विनाश होता है। क्लियर है। और जो उसके दूर वाली होंगी उन पर आपका कम विनाश। तो धीरे धीरे कहां तक आ गया था, अंडमान निकोबार, यानी कि जैसे उस केंद्र से आगे की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे क्या थी, जो आपकी तरंगे थी, इनकी लंबाई क्या हो रही थी बच्चों, कम होती जा रही थी। क्या हो रही थी, बेसिकली जो इनकी लंबाई है वो आपकी कम हो रही थी। ठीक, ये आपको समझना। थोड़ा सा आगे देखते हैं। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति में 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। यानी कि जब शुरुआत में ये आपका भूकंप स्टार्ट हुआ था, यानी कि जो ये आपकी सुनामी आ रही थी, इसकी स्पीड थी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इतनी स्पीड थी जितनी स्पीड में आपका कोई वायुयान चलता है ना, आपका हवाई जहाज वगैरह, इतनी स्पीड में चल रही थी। कहां पर, आपका सुमात्रा के जो पास पड़ोस के द्वीप है, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, आपका मलाया प्रायद्वीप वगैरह, उन जगह पर ये बहुत स्पीड में था, 700 से 900 की स्पीड में। लेकिन जैसे ये आपका ऊपर की तरफ बढ़ा, यानी कि बेसिकली जब ये पश्चिम लगा, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपका श्रीलंका की तरफ भी जा रहा था, तब क्योंकि आप पता है कि अब वहां इसकी लंबाई कैसी कम हो गई, तो उसके साथ क्या हुआ, इसकी जो गति थी उसकी गति में भी कमी आ गई। कितना पहुंच गया, 700 से आपका सीधा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, समुद्र से तट सुनामी 3 किलोमीटर तक गहराई तक थी। पहले कितना था, 3 किलोमीटर तक आपकी डीपेस्ट थी। फलस्वरूप अब आप देखिए, अब बहुत सारे लोग क्या चले गए आपका, इतनी बड़ी संख्या में लोग आपका, जब जल पीछे हट, सुनामी कैसे होती, कुछ हमको भी अगर आपका नया नजारा हमको देखने के लिए मिल जाए। एग्जाम्पल में आप देखिए कि जब हमको कुछ लगता है कि यूनिक हम कुछ आपको समुद्र में देखने के लिए मिल जाए, तो हम लोग बहुत भीड़ जुट जाती है। और हमें नहीं पता होता कि अचानक सुनामी यानी कि पानी की लहर हमारे पास आ जाएगी, तो हमको समेट लेगी उसके अंदर। तो 10,000 लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और वो लोग देखने के लिए गए थे, तो उनकी मृत्यु हुई। कह रहे हैं कि 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, 1 लाख से भी अधिक घर प्रभावित हुए। कौन से घर प्रभावित हुए होंगे, ये देखिए। अगर मैं आपको ये वाला मैप बना कर दिखाऊं, तो यहाँ अगर आई है, मान लीजिए अगर अंडमान निकोबार से इस दिशा की तरफ चढ़ी है, कहां पर, ये तट है आपका, आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाला, तो जितने भी कोस्टल एरिया वाले क्षेत्र हैं, तो लहरें कैसे आएंगी, अंदर की तरफ को आएंगी, इस तरफ से। तो पानी कहाँ फेंकेंगी, कोस्टल आपका एरिया की तरफ। तो घरों में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। जो आपके तटीय क्षेत्र में जो आपका निवास कर रहे होंगे, उनको जन धन की हानि होगी। क्लियर हो गया।
ये कहा गया कि कम से कम 1 लाख घर कैसे हुए इससे, तो आपका प्रभावित हुए। ठीक ठीक। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक प्रभावित हुए। यानी कि समय जब आपकी समस्या किसे आई थी, ये रहा आपका केरल, ये आपका तमिलनाडु, और ये देखिए ये आपका अंडमान निकोबार, ये आपका पुदुचेरी। यहां पर क्या हुआ, सबसे ज्यादा आपको यानी कि ये वो क्षेत्र थे जो सुमात्रा में आई, आपका जो फ्लड थी या आपकी सुनामी थी, उसका इन पर इम्पैक्ट कैसा हुआ, सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए। सोचिए, ये तो दूर आने पर इतना था, जो पास होंगे उनकी क्या स्थिति। कह रहे हैं कि यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं, ऐसा हमारे पास कोई यंत्र नहीं है जो हम पहले से ये अनुमान लगा लें कि भैया 4 दिन के बाद इतने बजे आपका भूकंप आने वाला है, आप घर खाली कर दो, ये क्षेत्र खाली कर दो। हमारे पास कोई भी ऐसी प्रोडक्शन मशीन नहीं। क्लियर है। कह रहे फिर भी कैसे, अगर कोई आपकी बड़ी सुनामी आती है तो हमें कुछ उसके संकेत मिलते हैं, इंडिकेशन मिलता है कि हाँ अगर ऐसा हो रहा तो लगता है शायद आपका 2 घंटे में, 1 घंटे में या कुछ समय में आपकी सुनामी आने वाली है, कुछ हो सकता है। जैसे भूकंप आता है तो भूकंप सबसे पहले किसको महसूस होता है, जो जानवर होते हैं, बेसिकली कुत्ते को, और जो जानवर जो होते हैं इनको सबसे पहले भूकंप महसूस होता है। हमें तो तब पता लगता है भूकंप, अगर हम लोग आपका चेयर पे बैठे, हमारी चेयर हिलने लगे, एक साइड झुक जाए, हमारा छत का पंखा अलग से झुक जाए, क्लियर है, अलग सा हमको प्रतीक दिखाई दे, दीवार में कुछ अगर क्रैक आ जाए तो हम कहेंगे कि भूकंप आया। क्लियर है। कह रहे कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, क्योंकि आप जानते हैं प्रशांत महासागर बहुत बड़ा महासागर है और बहुत सारे क्षेत्रों को, बहुत सारे द्वीपों को अपनी ओर समेटे हुए है। तो इसमें कुछ हमने क्या लगा रखा है, वार्निंग सिस्टम लगा रखे हैं। हमने चेतावनी की कुछ ऐसी प्रणाली विकसित की है जो आप देखेंगे लगभग हमको 72 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले और 12 घंटे पहले हमको जानकारी देती है। आपने सुना होगा, आजकल हम भी लोग 2004 के बाद हम भी बहुत डेवलप हो गए हैं। अब जितने भी कोस्टल एरिया, हम उनको पहले कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर आपके यहाँ सुनामी आएगा, इतने की स्पीड से आ रहा है, आप लोग खाली कर दीजिए क्षेत्र को, 12 घंटे में पहुंच जाएगा। हम लोग अब, पहले के टाइम में तो नहीं, लेकिन अब हम भले ही सुनामी को ना रोक सके, लेकिन उसके होने वाले प्रभाव, खतरे को और नुकसान को हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग बिल्कुल खत्म कर देंगे, नहीं, हम बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं थी। जो आपका इंडियन ओशन है, जिस तरह से वार्निंग सिस्टम आपका पैसिफिक ओशन में डेवलप था, वो आपका वहां पर डेवलप आपका नहीं था। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में कभी कभी ही सुनामी आती थी। अब देखिए पैसिफिक ओशन में तो हमेशा आती रहती है। आप साउथ चाइना सी को देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, रोज भूकंप आते हैं, रोज सुनामी आती है। क्लियर है। ऊपर वाला पूरा पार्ट है, और जितने भी उस साइड, मतलब बेसिकली ये जो बेल्ट है ये आपकी अनस्टेबल बेल्ट है, पैसिफिक वाली। और खास करके भी इसमें जो जो आपका पूर्वी प्रशांत महासागर है, उसमें ये चीजें बड़ी ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई देती। और कह रहे हैं कि यहाँ कुछ होता नहीं था, तो होता नहीं, तो हम लोगों ने वार्निंग सिस्टम भी आपका डेवलप नहीं किया था, और जिसके कारण हमको ये बड़ा खामियाजा देखने को। कह रहे हैं कि सितंबर 2004 में जब आपका दिसंबर 2004 लगा, तो जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई थी, वह पिछले कई सौ वर्षों तक आपका विनाशकारी सुनामी थी। ऐसी इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में जो आपकी सुनामी थी, ऐसी कहीं देखी गई। बहुत बड़े समय के बाद, बहुत लंबे के बाद हमको मिला। और कह रहे हिंद महासागर में निरीक्षण, मतलब इन्वेस्टिगेशन किया गया, और आपका जो आरंभिक चेतावनी की पालियां और हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अधिक क्षति। क्या था, ना तो हमारे पास कोई आपके इन्वेस्टिगेशन करने का उसके पास सुविधा थी, ना कोई हमको ये बता पाया कि इतने घंटे के अंदर हमको कुछ आपका प्री वार्निंग, कोई भी सिस्टम आपका नहीं लगा हुआ था, और लोगों को जानकारी भी नहीं थी, लोग जागरूक भी नहीं थे, क्योंकि हिंद महासागर में कोई इस प्रकार की सुनामी आती नहीं थी, तो लोग अभ्यस्त भी नहीं थे। और यही कारण हुआ कि वहां पर लोगों में क्या हुआ, उनके कारण जीवन और संपत्ति में कैसी हुई, उनकी बहुत अत्यधिक आपका क्षति आपका प्राप्त हुई। क्या हुई उनकी, बहुत अत्यधिक आपका। क्लियर है बच्चों, देख लिया आपने इतना।
और ये आपने पढ़ा कैसे उसके आपके इम्पैक्ट हुए। चलिए अब खड़े होइए बच्चों, अब ज्वार भाटा को पढ़ते हैं। आपने सुनामी पढ़ ली, आपने तरंगे पढ़ लिए, अब यहाँ इसमें कुछ टाइड्स आते हैं, आपके क्या आते हैं, ज्वार भाटा आती है। आइए हम लोग आपका ज्वार भाटा को देखते हैं, ठीक है, कि ज्वार भाटा क्या होते हैं। चलिए कौन बच्चा पढ़ेगा माइक लेकर, खड़े हो जाइए बच्चों, कोई भी बच्चा किसी स्कूल से पढ़े ज्वार भाटा, जीआईसी बुग्गा वाला, बेटा खड़े हो, माइक लें, आप पढ़े बच्चों। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? माय नेम इज ज़ीरा। ठीक है धीरा, बेटा आप शुरू करो ज्वार भाटा। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उसे समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय बस सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौसंचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, इसलिए इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। महासागरीय ठीक है, धाराएं बस बस बस, महासागरीय बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ, ये मैं पूरा पैराग्राफ कर लूं फिर मैं आपको मौका। चलिए ध्यान दीजिए, बात कर रहे हैं सबसे पहले आपका ज्वार और भाटा का। तो सुनामी आपको क्लियर होगी, सुनामी के जो इम्पैक्ट हैं वो आपको क्लियर होगी, आती कैसे है, कितना नुकसान होता है, क्या ज्वार भाटा अब आपकी सुनामी जैसी होती है कि नहीं होती है, तरंगे क्या होती हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। आइए ज्वार भाटा की बात करते हैं, और आपने ज्यादातर इसको ही सुना होगा, ज्वार भाटा टाइड्स बोलते हैं हम लोग बेसिकली। तो अगर पूछ ले तो आपका दिन में कितनी बार आते हैं, तो दिन में ध्यान रखिए टाइड्स जो है आपका दिन में 2 बार आते हैं। कितना आता है दिन में? 2 बार। दिन का मतलब हो गया आपका 24 आवर्स में, इसके अंदर 24 घंटे के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, तो 24 घंटे में आपका कितना आता है? 2 बार ये आपको जो है ज्वार भाटा बेसिकली आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं नियम से महासागरीय, महासागरीय मतलब जो आपका सागर के अंदर जल है, तो ध्यान दीजिए आप इसमें, महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। यानी कि जब सागर का जल ऊपर जाता है और फिर आपका नीचे गिरता है, ऊपर उठे भाग को ज्वार और नीचे गिरने वाले भाग को भाटा। तो ज्वार भाटा का मतलब क्या है? समुद्री जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना। आप लोगों ने समुद्र में देखा होगा कि ये हल्की छोटी छोटी ज्वार आपकी चलती रहती है, तो वो सब क्या है? करंट्स हैं। ज्वार भाटा क्या होता है? बहुत ऊंचा पानी आता है, बहुत ऊंचा खड़ा होता है, वो आपका नीचे गिर जाता है, उसे बोलते हैं टाइड्स, यानी कि ज्वार भाटा। तो बेसिकली ज्वार भाटा क्या होती है? दिन में 2 बार आपका उसका नियम है कि ज्वार भाटा दिन में किसी भी महासागर में आपका
क्या होगा, 2 बार ज्वार भाटा आएगी ही आएगी, ये उसकी कंडीशन है। ये ज्योग्राफिकल है, क्यों कैसे है हम उस पर नहीं जाएंगे। फिलहाल बेसिकली हमें तो याद रखना है कि जल का ऊपर उठना और नीचे गिरने को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका ज्वार भाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। क्लियर हो गया, ध्यान रहेगा। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबा देता है, जल उठा और तट हिस्सों को डुबा दिया तो हमने उसे क्या कह दिया, हमने उसे ज्वार कह दिया। जब जल अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाता है और पीछे चला जाता है तो हम उसको भाटा कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये आपका तटीय रीजन है और जब जल यहां तक आपको पहुंच रहा है तो ये क्या है आपका, बेसिकली ये आपका ज्वार है। क्लियर है। और मान लीजिए ये तट है और जब आपका जल वापस अपना इस अवस्था में पहुंच गया तो हमने उसको कह दिया भाटा। भाटा क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि ये क्या हो गया, ये तट था और ये तट से कहां चला गया, पीछे चला गया। अब ये तट से आगे आ गया तो ये ज्वार है और ये भाटा। क्लियर है। तो ज्वार भाटा आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो ज्वार में क्या है आपका, ज्वार भाटा में बेसिकली जल का ऊपर उठना और गिरना। ऊपर उठेगा फिर आगे जाएगा, वापस नीचे गिरेगा, वापस पीछे पहुंच जाएगा। तो ये है बेसिकली ज्वार भाटा। क्लियर हो गया, कि आपको ध्यान होना चाहिए ज्वार भाटा क्या है। क्लियर है। अब इसमें भी 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। एक होता है आपका लघु ज्वार भाटा, लघु का मतलब छोटा, और एक है बृहत यानी कि दीर्घ, हम इसको बोलते हैं ज्वार भाटा। अब देखिए ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है। जब जब क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपकी पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है आपका, ये एक डेट को होता है बेसिकली। ये बेसिकली रोज नहीं होता, एक दिन होता है ये भी पूरे मंथ में, और ये भी एक दिन होता है। तो जब क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाए। क्लियर है, या इस तरह से बनाए, ये पहले समझते हैं फिर इसके हम लोग जो आपका चित्र है उस पर पहुंचेंगे। देखिए कह रहे हैं सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल, इसका सूर्य का और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, पानी को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। यानी कि जब आपका सूर्य का जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अपनी ओर आकर्षित करेगा और सेम उसी रेडियस में उसी लाइन में अगर चंद्रमा भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स डबल हो जाएगा और क्या करेगा, अपनी ओर उनको खींचेगा। तो जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, देखिए कह रहे हैं जब पृथ्वी का जल किसके निकट हो, चंद्रमा के निकट होता है, तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षण मतलब अपनी ओर आकर्षित होता है, जिसके कारण क्या होता है, ज्वार आते हैं। और कैसे आते हैं, आपका ज्वार जो है आपका आते हैं, ठीक। और कह रहे हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या 2 कंडीशंस हैं ऐसी, दिन में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं। कब होते हैं आपका, दिन में आपका सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन कंडीशन को, पूर्णमासी को और अमावस्या को क्या होता है, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों एक लाइन में होने की वजह से इसमें क्या होता है कि इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए ये आपका जल है, पहले इसको केवल आपका जो सन था वो अट्रैक्ट कर रहा था तो शायद यहां तक उठ पाते, लेकिन इसमें आपका बीच में मून भी आ गया तो ये और अधिक ऊपर की तरफ ज्वार भाटाएं उठेंगी, ऐसे उठेंगी। शायद पहले ऐसे उठ रही होंगी चंद्रमा से इतनी, लेकिन दोनों से मिलकर कितनी उठ रही हैं, इस प्रकार से उठ रही हैं और गिर रही हैं, ठीक है। तो ज्वार कब आता है, बेसिकली पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, इस समय ऊंचे ज्वार उठते हैं। कैसे उठते हैं, ऊंचे ज्वार, ऊंचे मतलब आपके बहुत हाइट वाले आपके जो ज्वार हैं वो उठते हैं, इसे बृहद ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहद ज्वार।
ये देखिए तीनों एक ही सीध में है। ये रहा सन, ये सन है। अब ये थोड़ी कंडीशन चेंज हो सकती है चंद्र ग्रहण कंडीशन में, उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। तो सूर्य, ये आपका सूर्य, ये आपका चंद्रमा और पृथ्वी, ये देखिए तीनों एक ही सीध में है। अब यहां अगर जल नीचे लगेगा तो ये क्या होगा, इन तीनों ग्रेविटेशनल फोर्स एक दिशा में आएगा और जल को अपनी ओर और अधिक खींचेगा। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि अगर सूर्य चंद्रमा एक सीध में होता है तो कौन सा ज्वार आता है, लघु ज्वार आता है कि आपका दीर्घ ज्वार आता है, मुझे बताइए भाई। कौन सा ज्वार आता है, लघु ज्वार आता है या आपका दीर्घ ज्वार आता है? क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि जब तीनों ये एक सीध में होते हैं तो आपका बृहद ज्वार आता है। क्लियर है? और जब ये तीनों एक सीध में नहीं होते हैं तो आपका लघु ज्वार यानी कि छोटा ज्वार आपका आता है, टाइड्स जिसको हम कहते हैं। अब कह रहे हैं लेकिन जब चांद यानी कि चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में आपका महासागरीय जल पर पड़ता है। अब यहां है कंडीशन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब सूर्य अपनी तरफ खींचेगा, चंद्रमा अपनी तरफ खींचेगा, और अगर ये मून यहां होता तो तीनों का फोर्स कैसे लगता, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में लगता, एक ही दिशा की तरफ आपका लगता, तो शायद ज्यादा कैसे करता। लेकिन अब इसका इस दिशा में लगेगा और शायद इसका इस दिशा में लगे या ऊपर दिशा में लगे इस दिशा में, तो क्या होगा, जितना पानी ऊपर खींचना था, जो ज्वार ऊपर आनी थी, वो ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि दोनों का जो बल है वो अलग अलग दिशा में आपका चला जाएगा, यानी कि विपरीत दिशा में लगेगा। अब देखिए मैं हूं, अगर मेरे को 10 आदमी इस तरफ धक्का देंगे तो मैं एक ही दिशा में जाऊंगा। अब दो मुझे इधर खींचेंगे, दो इधर खींचेंगे, दो आगे की तरफ खींचेंगे, दो पीछे की तरफ खींचेंगे, तो क्या मैं बिल्कुल सीधी दिशा में जा पाऊंगा? नहीं। जिस दिशा में फोर्स ज्यादा होगा उस दिशा में मैं ज्यादा जा पाऊंगा, यानी कि जिस दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा उसी साथ वो ऊपर उठते चले जाएंगे। ठीक है? अब देखिए परिमाणता क्या होता है कि निम्न ज्वार भाटा आते हैं, यानी कि जब ये तीनों एक सीधी रेखा में नहीं होते या सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में नहीं होते तब आपका निम्न ज्वार आते हैं। ऐसे ज्वार को हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु ज्वार भाटा कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आप दोनों में बेसिकली अंतर देखिए कि लघु ज्वार कब आता है और आपका दीर्घ ज्वार कब आते हैं। ये आप थोड़ा सा मुझे कंफर्म करके बताइए कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो कोई भी एक बच्चा मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी बच्चा किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सबसे पहले पूछिए। आप लोग देखिए कि आपको दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर बृहद ज्वार आ रहा है तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में है, जिसका तीनों का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और सूर्य तो पहले भी खींच रहा है और चंद्रमा भी, लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो इनका बल और ज्यादा बढ़ गया। कहां? पृथ्वी पर जो जल है उसको अपनी तरफ खींचने, यानी कि जो टाइड है वो ऊंचा हो जाए। और लघु ज्वार में क्या होता है, सूर्य अपनी दिशा से खींचता है, चंद्रमा अपनी दिशा में खींचता है, तो दोनों के विपरीत हो जाता है, तो तब उतना ऊंचा टाइड नहीं उठेगा जितना ऊंचा आपका बृहद आप में उठना चाहिए या बृहद में आपका होना चाहिए। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अब चलिए, अब देखिए, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा कि बच्चों कि आपका दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार कब आते हैं। तो ध्यान रखना, दो ऐसी डेट हैं जिस डेट को आपका दीर्घ ज्वार आते हैं, क्योंकि पूर्णिमा को और अमावस्या की दो ऐसी तिथि हैं कि तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन आपका सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दीर्घ ज्वार किस तिथि को आते हैं, तो ध्यान देना पूर्णमासी को, जो आपकी पूर्णिमा है, और अमावस्या के दिन आपका क्या आते हैं, दीर्घ ज्वार आपके आते हैं। क्लियर हुआ? इतना आपका ध्यान रखना होगा। ठीक है? कब आते हैं? पूर्णिमासी को और अमावस्या को आते हैं। और लघु ज्वार कब आ सकते हैं? ये कभी भी आ सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी पूर्णिमा की सन आपका घूमता चला जाएगा, रोटेट करेगा, तो पृथ्वी और चंद्रमा के तीनों के ऑर्बिट जो हैं वो आपके बेसिकली चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है? अब देखिए, उच्च ज्वार
नौसेना चालकों में सहायक है, यानी कि जब हाई टाइड्स आते हैं और जो आपकी नौसेना यानी कि जो जहाज वगैरह चलते हैं उनमें हेल्प करता है, जल को तट की ऊंचाई पर पहुंचाता है, यानी कि इसमें जल बढ़ जाता है और ये जहाज बंदरगाह पर पहुंचने में सहायक होते हैं। क्लियर है? क्योंकि बार बार फ्लो आएगा तो आसानी से बिना फोर्स के पहुंच जाएंगे। और मछली क्या होती है, जो मछली अंदर की होती है, बाहर की तरफ जब पानी आएगा तो उसके साथ मछली भी आती हैं, जिनको मछली पकड़ने में आपकी मदद होती है। और ज्वार भाटा के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरों को क्या करना पड़ता है, बिना ही आपके कठिनाई के वो आपके मछलियां पकड़ लेते हैं। और कुछ स्थान पर ज्वार भाटा होने वाले जल से उतार चढ़ाव का उपयोग में आपका विद्युत बनती है, यानी कि टाइड जो आपकी ज्वार भाटा आ रही है और जा रही है, इससे हम लोग क्या चलाते हैं, आपका टरबाइन चलाते हैं और हम लोग क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, विद्युत। यानी कि हम लोग ज्वार भाटा से आपका बिजली भी बना रहे हैं। क्लियर है? केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल आपका पानी ऊपर उठ रहा है नीचे गिर रहा है यही देख रहे हैं, नहीं नहीं, इससे हमारी बिजली वगैरह बहुत कुछ बनता है जो हमको इसमें आपका देखने के लिए आपका मिलता है। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी बच्चों, किसी बच्चे की? ध्यान दीजिए बच्चों, समझ आया? कितने बच्चों को समझ आया? हाथ खड़ा करें। चलिए ठीक है, शाबाश मेरे बच्चों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।